मुझे समझ में नहीं आ रहा है कब तक चलेगा ये सब। देखो बेटा, इतना हाइपर मत हो। जो भी हैं, हम एक फैमिली हैं। अरे आप लोग डिनर कर रहे हैं? मुझे बुलाया नहीं, मैं तो रूम में ही थी। वाह, यमी लग रहा है खाना तो। पास करेंगे? निहारिका, देखो देखो, समझने की कोशिश करो। क्या समझने की कोशिश करूं विजय? क्या समझने की कोशिश करूं? विजय 1.5 साल हो चुका है, कितना इंतजार करूं? हाँ, ये सब करना था तो ये सगाई क्यों की? क्यों दी अंगूठी मुझे? तोड़ दो ना सगाई। शट अप निहारिका, ये क्या बात कर रही हो तुम? मैंने तुम्हें कहा था मुझे थोड़ा और वक्त दो करके। उनको खाने पे भी नहीं बुलाया। अरे लेकिन चुपचाप बैठ के हम सब लोग खाना खा लेते तो क्या भी कर जाते हैं। ऐसे उनके सामने उठ के जाने की कोई जरूरत नहीं थी। और डैड, उन्होंने क्या बिगाड़ा है? उनको तो कम से कम उनको तो छोड़ दो यार। समझ में नहीं आता कि ये घर है कि चिड़ियाघर है। अच्छा, तो अगर ये चिड़ियाघर लगता है तो चले क्यों नहीं जाते यहाँ से? किसी ने बांध के रखा है तुम्हें? एक तो मेरे पापा के पैसों पे पल रहे हो तुम, और ऊपर से बकवास भी कर रहे हो। हर चीज में प्रॉब्लम होती रहती है तुम्हें तो। पता नहीं क्या चाहते हो। शिवानी, तुम समझती क्यों नहीं हो यार? एक बात को तो तुमको गुस्सा क्यों आता है हर बात? हाँ बोल। मैं जानता हूं कि तुम मेरे साथ हो, लेकिन अब इन दोनों को बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होगा। लगता है ये तमाशा मुझे ही खत्म करना होगा। ये उसूल, ये नियम उस डोर की तरह से होते हैं जो हम इंसानों को, हमारे परिवारों को, हमारे समाज को बांधे रखते हैं, हमें निरंकुश होकर बिखरने से बचाते हैं। लेकिन कुछ परिस्थितियों में इस बंधन में हमारा दम घुटने लगता है, उसूल गलत लगने लगते हैं। नियम जिंदगी को बांधने की बजाय उसकी बर्बादी की वजह बनते नजर आते हैं। और एक सवाल जहन में बार बार उठता है कि नियम जिंदगी के लिए हैं या फिर जिंदगी नियमों की भेंट चढ़ जाने के लिए है। और जब इन सवालों के जवाब नहीं मिलते तो वही होता है जो देश की राजधानी में रहने वाले रिटायर्ड IRS ऑफिसर विजेंद्र सिंह भल्ला और उनके परिवार में हुआ। उससे पहले आप लोगों को कुछ सुनाई नहीं दिया? नहीं। उनकी चीखें या कोई भी आवाज सुनाई दी आप लोगों को? बड़ी अजीब बात है, हॉल में आपके पिता का मर्डर होता है और आपको चीख भी सुनाई नहीं देती। आपके घर से कोई कीमती सामान गायब हुआ? जी नहीं। शाम के 8 बजे से लेकर सुबह के 8 बजे तक हमारी ड्यूटी रहती है साहब, और रात भर बंगले में कोई नहीं घुसा। हम पूरी गारंटी के साथ कह सकते हैं साहब। तुम्हारे अलावा घर में और कोई काम करता है क्या? एक नौकरानी आती है तनुजा, 11 बजे आती है और 4 बजे चली जाती है साहब। अपना नाम, नंबर और पता कांस्टेबल के रजिस्टर में लिखवा दो। जी साहब। सर मैंने बंगलो पूरी अच्छी तरीके से चेक किया, फोर्स एंट्री के कोई निशान नहीं। पीछे से भी एंट्री करना बहुत मुश्किल है सर। ये इनसाइड जॉब है मिश्रा। कोई सामान गायब नहीं हुआ इसका मतलब मामला लूट का नहीं है। फोर्स एंट्री नहीं है इसका मतलब कातिल या तो घर से ही है या घर वालों की मदद से घर के अंदर घुसा होगा। और बॉडी देखकर ऐसा लगता है कि किसी तेज धार हथियार से मारा होगा। वैसे भी ये फैमिली कुछ अजीब सी लग रही है मुझे। डैड की गर्लफ्रेंड है, उसी ने मारा मेरे डैड को। इस दावे की कोई खास वजह? जबरदस्ती रह रही थी वो उस घर में। डैड नहीं चाहते थे फिर भी वो यहाँ पर रह रही थी। तुम अमल होगे और तुम शिवानी होगी, है ना? पर आप कौन है? लगता है विजय ने तुम लोगों को मेरे बारे में नहीं बताया। मैं निहारिका हूँ। मैं तुम्हारे पापा की मंगेतर हूँ और अब से मैं तुम सबके साथ ही रहने वाली हूँ। लो, विजय भी आ गए। निहारिका, तुम
यहाँ कैसे? डैड, आप इन्हें जानते हैं? मैंने इन्हें हम दोनों के बारे में सब कुछ बता दिया है। हाउ डेयर यू! तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? इसमें प्रॉब्लम क्या है विजय? तुम अभी इस वक्त यहाँ से चली जाओ, हम इस बारे में बाद में बात करते हैं। बाद में क्यों विजय? तुम्हें जो कहना है तुम अभी कहो। देखो विजय, मैं यहाँ से कहीं जाने के लिए नहीं आई हूँ। वो इस घर से जाने को तैयार ही नहीं थी, और इसी बात पे पापा और उसका झगड़ा हुआ बेडरूम में। फिर पापा बेडरूम से बाहर आए और उन्होंने दरवाजा लॉक कर लिया। विजय 1.5 साल हो चुका है, कितना इंतजार करूँ? हाँ, तोड़ दो ना सगाई। क्या कर रहे हो ये? विजय, विजय, दरवाजा खोलो विजय। तो फिर दरवाजा किसने खोला? हम लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुन के वो शोर मचाने लगे। फिर मेरी छोटी बहन आरती ने दरवाज़ा खोला। तो अगर वो बेडरूम में बंद थी, फिर मर्डर कैसे कर सकती है? ये पता लगाना मेरा काम नहीं है, ये आपका काम है। कुछ खास बात जो आप हमें बताना चाहती हैं इस मर्डर या अपने डैड के बारे में? डैड को आइसक्रीम बहुत पसंद है। मैं इस केस से रिलेटेड बात पूछ रहा हूँ, कुछ पता हो तो प्लीज हमें बताइए। नहीं, मैं नींद में थी जब उसने डैड को मारा। किसने? जिसने भी मारा होगा। अच्छा, वो जो निहारिका है, क्या तुम्हारे डैड का उससे रात को झगड़ा हुआ था? हाँ सर, रोज झगड़ा होता था। उस औरत की वजह से हमारी सारी फैमिली टेंस थी, तो जबरदस्ती हमारे घर में घुस गई, अब निकलने का नाम नहीं ले रही है। मुझे तो पूरा यकीन है सर, उसी ने मेरे डैड को मारा है। और कोई है जो रेगुलर बेसिस पे आपके घर में आता हो? और नहीं सर, और तो कोई भी नहीं है। क्यों? आपकी मेड वो रोज नहीं आती? तनु तो सर रोज ही आती है, लेकिन वो हमारे घर में सालों से काम कर रही है। तनु या तनुजा? सर वो किसी पे शक है आपको? हम सब पर शक है सर, सारे लोगों पे। मेरी वाइफ शिवानी, आरती और कुलपी, तीनों नफरत करते थे सर उनसे। सब चाहते थे कि वो मर जाए। सबको नफरत थी सर। इस नफरत की कोई खास वजह? सबकी अपनी वजह है सर। मेरी वाइफ शिवानी के 50 अफेयर्स हैं, आरती ड्रग एडिक्ट है और कुलपी बाप के पैसों पे ऐश करना चाहता है। इसी बीच निहारिका जी आ गई और सबको उनके रिश्ते के बारे में भी पता चल गया था। सब लोग इनसिक्योर हो गए थे सर, ये तीनों के तीनों, कि कहीं प्रॉपर्टी के ऊपर से उनका हक ना चला जाए। सर, निहारिका जी को होश आ गया है। मिस्टर भल्ला से क्या रिश्ता था आपका? इन लोगों ने आपको बताया नहीं मेरा क्या रिश्ता था? बताया, लेकिन मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। प्यार करते थे हम एक दूसरे से। 6 महीने पहले मंगनी हुई थी हमारी। तो आप लोगों ने अभी तक शादी क्यों नहीं की? विजय अपनी बच्चों की मर्जी के बिना शादी नहीं करना चाहते थे। आई एम सॉरी, पर आप तो बिना शादी किए ही इनके साथ इनके घर में रह रही हैं। हाँ इंस्पेक्टर, मैंने सोचा कि अगर मैं यहाँ इनके साथ रहने लगूंगी तो बच्चे मुझे समझ पाएंगे, मुझे जान पाएंगे, मुझे अपना लेंगे और शादी के लिए हाँ कर देंगे। उससे पहले कि कुछ भी होता। मैंने सुना है आए दिन आपका और मिस्टर भल्ला का झगड़ा होता रहता था। कल रात भी आप दोनों के बीच में ऐसा ही एक झगड़ा हुआ था। हाँ, मुझे 1.5 साल हो चुका है, कितना इंतजार करूँ? हाँ, ये सब करना था तो ये सगाई क्यों की? क्यों दी ये अंगूठी मुझे? तोड़ दो ना सगाई। निहारिका शट अप! ये क्या बात कर रही हो तुम? वापस ले लो। क्यों आई थी तुम यहाँ पे? हाँ, मैंने तुम्हें कहा था मुझे और थोड़ा सा वक्त चाहिए। ठीक है, अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो आपको फिर से क्वेश्चनिंग के लिए बुलाएंगे। सर, मौत की सही वजह तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आने के बाद ही पता चलेगी। एक काम करो, इस फैमिली की कंप्लीट इंक्वायरी करो। बैंक डिटेल्स,
कॉल रिकॉर्ड्स और सोशल मीडिया में इनकी सारी एक्टिविटीज चेक करो। शिवानी, आरती, कुलबीर, अमल और ये निहारिका, इन पांचों की कुंडली चाहिए मुझे। राइट सर। एक्सक्यूज मी, ये शिवानी भल्ला आपके जिम में आती है ना? ये आरती भल्ला इसी कॉलेज में पढ़ती है ना? एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हाथ लगी है। भल्ला फैमिली की मेट तनुजा लापता है, उसका फोन भी नहीं लग रहा है सर। भल्ला से उसका पता पूछो और जाकर चेक कर। राइट सर। एक मिनट सुनना, ये जो तनुजा यहाँ पे रहती है आपने देखा इसको? जी नहीं देखा मैंने। ध्यान से याद है आपको? याद है। मिश्रा, साथ साथ पता करो। सर, इस तनुजा के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला है। इसका और इसके पति दोनों का ही फोन स्विच ऑफ है। सर, इसके पड़ोसियों से बात करके पता चला है कि कुछ दिन पहले कहीं गांव जाने की बात कर रही थी। गांव कहाँ है इसका? हरियाणा के दुजाना गांव की है सर। एक पड़ोसी ने इसका एड्रेस भी दे दिया है। सर हो सकता है कत्ल इसी ने किया हो, अकेले या फिर अपने पति के साथ मिलकर। कातिल यही है, ये कहना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन इस मर्डर से इसका कोई ना कोई गहरा कनेक्शन जरूर है। तिवारी सब तुम इसके गांव जाकर पूछताछ करो। मिश्रा, सर, भल्ला फैमिली के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिली? सबने भल्ला फैमिली का बैकग्राउंड चेक किया। अमल ने कुलबीर, शिवानी और आरती के बारे में जो कुछ कहा था वो बिल्कुल सही निकला। शिवानी के 50 अफेयर से आरती ड्रग एडिक्ट है और कुलबीर बाप के पैसों पे ऐश करना चाहता है। और अमल और निहारिका का बैकग्राउंड? सर, अमल का खुद का और उसके फोन का कॉल रिकॉर्ड पूरी तरह से साफ है। सर, विजय उसे काफी पसंद किया करता था और अमल भी विजय की काफी इज्जत किया करता था। रही बात निहारिका की, सर निहारिका के फादर का शराब इंपोर्ट का बिजनेस है, पैसे की कोई कमी नहीं, तो ये पॉसिबिलिटी भी नहीं बनती है कि पैसे की वजह से वो उससे जुड़ी हो। शिवानी, आरती और कुलबीर, इन तीनों से एक एक करके बात करते हैं, देखते हैं हमसे क्या छिपा रहे हैं। विजय यानी कि विजेंद्र सिंह भल्ला खुशकिस्मत थे कि जीवन के इस मोड़ पर उन्हें निहारिका का साथ मिला, लेकिन उनके बच्चों को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। तो क्या उनका और निहारिका का यह रिश्ता उनकी मौत की वजह बना, या फिर उनकी मौत से उनके बच्चों को होने वाला फायदा इसका कारण था? दोनों ही सूरतों में यह सवाल था कि आखिरकार वो कौन था जिसने इस हत्या को अंजाम दिया था। वो शिवानी, कुलबीर या आरती में से कोई एक था, या फिर विजेंद्र सिंह भल्ला के तीनों ही बच्चों ने मिलकर अपने पिता के खिलाफ ये साजिश रची थी, या फिर ये सब भल्ला परिवार की उस घरेलू नौकरानी तनुजा का काम था जो घटना के बाद से ही अपने पति के साथ फरार थी। पुनीत बजाज, निशांत भारद्वाज, सारथी शर्मा, इनको जानती हैं? ये सब आपके एक्स बॉयफ्रेंड्स के नाम हैं, और इन दिनों आप जिसके साथ घूम रही हैं उसका नाम है प्रशांत सरपाल। मेरी पर्सनल लाइफ का इस केस से कोई कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन है या नहीं ये देखना मेरा काम है। आपका काम है पूछे हुए सवालों का सही सही जवाब देना। बताइए, आपके इन अफेयर्स के बारे में आपके डैड को पता था? बोलिए। हाँ, उन्हें पता था। आओ ना, बहुत जल्दी लगता है। What the hell? अरे क्या है? पापा, पापा मेरी बात सुनो। पापा चुप कर तू। प्लीज। जानता है ना ये शादीशुदा है, इसके बाद भी तू ये सब कर रहा है? पापा मेरी बात सुनो। अंदर चल, निकल। मेरे पापा को ये लगता था कि मैं कैरेक्टरलेस औरत हूँ। मैं ईमान से बिल्कुल शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरे पापा ने मुझे जबरदस्ती उससे शादी करने पे मजबूर किया। हो सकता है अपनी इस नफरत के चलते आपने ही अपने डैड को मार दिया। हाँ, नफरत तो मैं उनसे बहुत करती थी, लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं थी उन्हें मारने की, तो बस मैं उनके मरने का इंतजार कर रही थी। तो फिर किसके नाम करने वाले थे अपनी आधी प्रॉपर्टी? जी वो गुस्से में मुंह से निकल गया था। और पीनी है पी लो यार, फर्क नहीं पड़ता मुझे। सर, आपको कैश में पेमेंट करना पड़ेगा सर। लगता है आपके बैंक ने आपके कार्ड को ब्लॉक कर दिया सर। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? जाके दोबारा ट्राई कर। सर, बार बार ट्राई किया लेकिन नहीं हो रहा है सर। शट अप एंड गेट लॉस्ट। हेलो डैड, मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर आया था और मुझे एक बिल पे करना है, लेकिन मेरा कार्ड डिक्लाइन दिखा रहा है। मैंने तुम्हारा क्रेडिट कार्ड ब्लॉक कर दिया है। ब्लॉक कर दिया मतलब? क्योंकि मैंने तुम्हें तुम्हारा क्रेडिट कार्ड तुम्हारी पढ़ाई के खर्चे पूरे करने के लिए दिया था, या अय्याशी करने के लिए नहीं।
डैड, जो इंसान मेरे बाप को मारेगा ना, उसके नाम पर मैं अपनी आधी प्रॉपर्टी कर दूंगा। जब गुस्से में तुम अपने बाप को मारने की बात कर सकते हो तो मार क्यों नहीं सकते? वैसे भी निहारिका के घर में आने को लेकर काफी गुस्सा थे ना तुम अपने बाप से? लेकिन मेरा यकीन मानिए सर, मैंने उन्हें नहीं मारा। आई स्वेयर सर। ठीक है, फिलहाल तुम जा सकते हो। थैंक यू सर। सुनो, तुम्हारी मेट तनुजा, वो भी उसी दिन से गायब है जिस दिन से तुम्हारे डैड का मर्डर हुआ था। कहीं उसका और तुम्हारे डैड का कोई झगड़ा हुआ था? कोई अनबन थी उनके बीच में? नहीं सर, कोई अनबन नहीं थी। बस डैड उसके काम से खुश नहीं थे और उसे डांटते थे। डैड को सफाई बहुत पसंद थी। तनुजा, ये क्या है ये? लगता है आजकल तुम्हारा काम में ध्यान नहीं है। इतने सालों से हमारे यहाँ काम कर रही हो, उसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें यहाँ से निकाल नहीं सकता। नहीं सर, गलती हो गई। अगली बार ऐसा कुछ नहीं करूंगी, ध्यान रखूंगी। ध्यान रखो। ठीक है, जाओ। थैंक यू सर। आरती भल्ला, कौन से ड्रग की लत है तुम्हें और कब से? मैं ड्रग नहीं लेती सर, पता नहीं आपको किसने बोला। मैं पिछले कुछ दिनों से तुम कॉलेज नहीं जा रही हो, जान सकता हूं क्यों? मैं बताता हूं। क्योंकि तुम्हारे ऊपर बहुत सारा उधार था उन ड्रग पेडलर्स का जो तुम्हारे कॉलेज के बाहर खड़े रहते थे। वो अपने पैसे के लिए तुम्हें प्रेशराइज कर रहे थे जो तुम्हारे पास थे नहीं, इसलिए तुमने कॉलेज जाना छोड़ दिया और घर पर जाकर बैठ गई। Look at me when I'm talking to you. तो कैसे चुकाने वाली थी ये उधार तुम? अपने हिस्से की उस प्रॉपर्टी को बेचकर जो तुम्हारे डैड के मौत के बाद तुम्हारे हाथ लगती, है ना? अब बताओ, अपने डैड को तुमने खुद मारा या किसी की मदद ली उनको मारने में? बोलो। मैंने मारा है उन्हें। आपको लगता है ना that I'm a murderer? मैंने मारा है। क्या करेंगे? लॉकअप में डालेंगे? डाल दीजिए। आप जो करना चाहते हैं करिए, जान ले लीजिए मेरी। कीजिए ना, कीजिए कीजिए, हाँ कीजिए। अब हमसे मत पूछिए सर, निहारिका से पूछिए। ये तनुजा और उसका पति यहीं आए ना? अरे क्या बात है साहब? तनुजा ना आई यहाँ, ना ही उसका पति आया। 6 महीने पहले आई थी वो तो आखिरी बार। सर अंदर तो कोई भी नहीं है। क्या बात है सर? कुछ नहीं। वैसे आप कौन है? माँ हूँ मैं उसकी। ठीक है, चलो। हेलो। हाँ तिवारी, बोलो। सर मैंने तनुजा की माँ और पड़ोसी से पूछताछ की है। वो दोनों यहाँ पे भी नहीं है सर। किसी ने भी उन्हें आते जाते हुए नहीं देखा। ठीक है, पता लगा उनका। ओके सर। ये तनु और उसके पति का सर्च इंटेंसिफाई करो। न्यूज़पेपर्स में फोटो दो, खबरियों को अलर्ट करो और पोस्टर्स लगवाओ उनके। ओके सर। तुमने बताया ना पुलिस को हमारे बारे में? तुमने उनको ये बोला ना कि तुम्हें हम पे शक है कि हमने डैड को मारा है? मुझे पता है कि इसने ऐसा क्यों किया। हो सकता है कि किसी और ने नहीं बल्कि इसी ने मारा और डैड को। इस प्लानिंग के साथ ये सारा का सारा इल्जाम हम पर लगाकर पूरी की पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेगा। क्यों? प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी, कुछ नहीं सोचता ना तुम लोगों को प्रॉपर्टी के अलावा? यही है ना बस? मैंने तुम तीनों का नाम पुलिस को बताया, लेकिन इसलिए नहीं कि मैं तुम्हें फंसाना चाहता था यार, बल्कि इसलिए कि मैं चाहता था कि जिस किसी ने भी डैड को मारा है वो पकड़ा जाए। वो तुम्हारे डैड नहीं थे, वो हमारे डैड थे। तुम्हें जो करना था तुम वो कर चुके हो। अब मैं वो करूंगी जो मुझे करना है। इस मामले को ठंडा होने दो, उसके बाद अगर मैं तुम्हें सड़क पे ना लाके खड़ा किया तो मेरा नाम है शिवानी भल्ला नहीं, समझे तुम? शिवानी, मिश्रा, हर कोई निहारिका का ही नाम ले। लेकिन सर हमें अभी तक निहारिका के खिलाफ कुछ सस्पिशियस नहीं मिला। उसके कॉल रिकॉर्ड्स, उसके बैंक डिटेल्स सब क्लियर है सर। सर मुझे तो ये काम उस भाई तनुजा का लगता है, वरना वो इस तरह फरार नहीं होती। सर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ चुकी है। सर इस रिपोर्ट के हिसाब से शरीर पे घाव की वजह से मौत हुई थी।
सर जिस हथियार से ये घाव किया गया था वो काफ़ी तेज़धार और लंबा रहा होगा। सर ये तो कहना मुश्किल है कि कौन सा हथियार होगा, लेकिन उन्होंने सजेस्ट किया है कि शायद तलवार हो सकती है। तलवार? लेकिन मिश्रा, कातिल तलवार जैसे हथियार का इस्तेमाल क्यों करेगा, जो ना तो इतनी आसानी से मिलता है और ना ही उसे कहीं लाना ले जाना आसान होता है। यही बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही सर, कि कातिल चाकू जैसी छोटी चीज को छोड़कर तलवार जैसी बड़ी चीज को लेकर निकलने का रिस्क क्यों लेगा? यानी या तो कातिल और तलवार पहले से ही घर में मौजूद थे, या फिर घर में उनका कोई मददगार मौजूद था जिसने उस कातिल को घर के अंदर आने में मदद की और बाद में घर से बाहर जाने में भी मदद की। लेकिन मिश्रा, ये जो कोई भी हो, प्रोफेशनल किलर नहीं हो सकता। ये हो सकता है कि वो तलवारबाजी में माहिर हो या तलवार जैसे हथियार को लेकर कॉन्फिडेंट हो। मिश्रा, हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया है कि हम तनुजा और उसके पति को ढूंढ निकालें। साथ ही साथ ये भी पता करो कि भल्ला फैमिली में कोई तलवार चलाना जानता है या किसी ने कभी तलवार खरीदी है, या फिर उनका कोई भी रिश्तेदार या दोस्त जिसका तलवार से कोई कनेक्शन है। ओके सर। तलवार? लेकिन मेरे घर में तलवार क्यों होगी? अच्छा, मैं बता रही हूँ आपको इंस्पेक्टर, यहाँ पर कोई तलवार नहीं है। कांस्टेबल इधर देखो। मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर कुछ भी नहीं है इस घर में। कांस्टेबल इधर देखो, अच्छे से देखो। विजेंद्र सिंह भल्ला के कत्ल की धीमी गति से आगे बढ़ती जांच में अचानक एक मोड़ आया। पोस्टमार्टम और फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने अपनी रिपोर्ट में मर्डर वेपन के तलवार होने का अंदेशा जताया और इस अंदेशे ने इस केस के फैले हुए जांच के दायरे को समेटकर छोटा कर दिया, क्योंकि तलवार का इस्तेमाल आम नहीं था। हत्या के लिए इस हथियार को वही शख्स चुन सकता है जो इसे चलाना जानता हो या फिर इसे चलाने का आदी हो, यानी कि कोई तलवारबाज। और अब पुलिस को सिर्फ इस तलवारबाज तक पहुंचना था, जो कि भल्ला परिवार का ही कोई सदस्य हो सकता था या फिर इस परिवार के किसी सदस्य का कोई साथी। हाँ भाई, इस शहर में जितने भी तलवारबाज हैं या जिनका भी वास्ता तलवार से पड़ता है, उन सबके मुझे नाम चाहिए, और वो भी जल्दी। ओके। ये क्या चल रहा है? मेरा सामान, मेरे कपड़े। क्या है? आप विजय की माँ? दूर हट मेरे से, उतर नीचे। माँ जी, वो मेरा सामान। मैं कहती हूँ उतर यहाँ से। जो किया सही किया मैंने। आपने? तू भी नहीं बचेगी। तूने मारा ना मेरे बेटे को। माँ जी, मैं भला विजय को क्यों मारूंगी? मैं आपके बेटे से प्यार करती थी माँ जी। नाटक मत कर तू मेरे सामने भी, और चल यहाँ से। चलो 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 चलो। और खबरदार जो इस दरवाजे पे कदम रखा तुम। चल सच सच बता, तलवार और तनुजा कहाँ है, वरना तेरे बदन से चमड़ी उधेड़ दूंगा। कौन सा तलवार साहब? साहब मैंने किसी को नहीं मारा साहब। जिस दिन मैं घर से निकला था साहब, उस दिन तन्नू काम से लौटी नहीं थी। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी नहीं मालूम साहब। झूठ बोलता? तू और तन्नू साथ में गायब हुए थे। पड़ोसियों को बोल के गए कि गांव जा रहे हो, लेकिन गांव नहीं गए। मोबाइल फोन भी ऑफ थे तुम लोगों के। क्यों? साहब मैं तन्नू के साथ भागा ही नहीं था, तन्नू को छोड़कर भागा था साहब। एक दूसरी औरत से मुझे प्यार हो गया था, तो मैंने तन्नू को बिना बोले उस औरत के साथ भाग गया साहब। और उससे बचने के लिए मैंने अपना मोबाइल नंबर चेंज कर दिया ताकि वो मुझे ढूंढ ना पाए साहब। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी नहीं मालूम साहब, कसम खा के कहता हूँ साहब। मिश्रा सर, इसकी तब तक धुलाई करो जब तक ये तनुजा का पता ना बता दे। ओके सर। साहब कुलबीर को क्यों नहीं पूछते साहब? क्या बोला? साहब कुलबीर का तन्नू के साथ चक्कर चल रहा है। कुलबीर? मिश्रा, इसकी गर्लफ्रेंड से पूछताछ करो कि ये जो कुछ भी कह रहा है सच कह रहा है कि नहीं। ओके सर। और कुलबीर को बुलाओ जरा थाने पे। राइट सर। पापा, हट दूर हट। पापा, वो विजय मर गया ना वो। अच्छा ही हुआ जो वो मर गया। बुरा तो ये हुआ कि उसके साथ तू क्यों नहीं मरी। मेरे लिए तो तू उसी दिन मर गई थी जिस दिन तू मेरा घर और मुझे छोड़कर गई थी। चल चल निकल यहाँ से। चल। मैं कहाँ जाऊंगी आपके बिना? मेरा इस दुनिया में आपके सिवा कौन है पापा? प्लीज जा उस फल्ले के पास। मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ, शाम तक लौटूंगा। तब तक तू मेरा घर छोड़कर चली जाना, समझी? शक्ल मत दिखाना अपनी। पापा, पापा।
सर मुकेश की गर्लफ्रेंड गौरी से बात, वो सच बोल रहा है, उस दिन वो उसी के साथ था। मतलब इस कुलबीर से ही हमें तनुजा का पता लगाना पड़ेगा। यस सर। तनुजा कहाँ है? मैं आपको कह चुका हूं ना, मुझे नहीं पता। झूठ बोलता, झूठ बोलता। तेरा और तनुजा का चक्कर था कि नहीं? हाँ सर, मेरा और तनु का चक्कर था। तो फिर ये बात तूने हम लोगों को पहले क्यों नहीं बताई? क्योंकि मेरी फैमिली को पता लग जाता सर। मैं नहीं चाहता था कि उन्हें पता लगे, बहुत बदनामी होती है सर। एक तो तुम अपने डैड से नफरत करते थे, अपने बाप के पैसे पे अय्याशी करते थे ना तुम। अगर घर से निकल जाते तो सड़क पे आ जाते, इसीलिए अपनी तनुजा के साथ मिलके तुमने अपने बाप को मार दिया, है ना? मार दिया ना उनको। और तनुजा से कहा कहीं जाके छिप जाए, जब मामला ठंडा होगा तो तुम उसे वापस बुला लोगे, है ना? यही हुआ था ना? नहीं सर, डैड को तो क्या, किसी को भी हमारे चक्कर के बारे में नहीं पता सर। ना ही मैंने डैड को मारा है और ना ही मुझे पता कि तनुजा कहां पर है। तुमने तनुजा का भी मर्डर कर दिया है ताकि हमें लगे कि वो तुम्हारे डैड का मर्डर करके गायब हो गई है और तुम साफ साफ बचकर निकल जाओ। सर ये कुलबीर, आरती, शिवानी और अमल के दोस्तों और जानने वालों की लिस्ट है। अब इसमें से वो तलवारबाज कौन है जिसकी हमें तलाश है, ये तो नहीं पता। लेकिन अगर हम सही सोच रहे हैं कि कातिल भल्ला फैमिली में से कोई एक है, तो उसका साथ देने वाला भी इसी में से कोई एक हो सकता है। सुरेश मेनन, इसी से शुरुआत करते हैं। ओके सर। शिवानी और आरती के जो गड़े मुर्दे हमने अब तक उखाड़े हैं, उससे हमें मर्डर का कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं मिला। शिवानी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बारे में उसके डैड जान चुके थे और उसे जायदाद से बेदखल करने के बारे में कह रहे थे। आरती के पास उन ड्रग पेडलर्स को देने के लिए पैसे नहीं थे, उसे एक ही तरीके से पैसे मिल सकते थे, अपने डैड के प्रॉपर्टी से। और कुलबीर का अपनी बाई के साथ अफेयर था। मिस्टर भल्ला की मौत से इन तीनों की प्रॉब्लम्स तो सॉल्व हो ही रही थी, साथ साथ बहुत सारा पैसा और अपने अपने तरीके से जिंदगी जीने की आजादी मिल रही थी। हो सकता है सर, लेकिन सर मुझे नहीं लगता कि इनमें से किसी ने भी कभी तलवार को पकड़ा भी होगा। इतना सटीक वार मुश्किल है सर। इस मामले में एक और इंसान तो शामिल है मिश्रा, लेकिन सवाल यह उठता है कि उस तलवारबाज को ढूंढे कहां से? हेलो, हाँ ओके सर। निहारिका, अभी मैंने फोन रखा ही था और आप लोग आ गए। पढ़ो। प्यारे पापा, मेरा प्यार अधूरा रह गया। बीजे की फैमिली ने भी मेरी अच्छाई को नाटक का नाम दिया और आखिर में जब मैं लौटकर आपके पास आई तो आपने भी मुझसे अपने सारे रिश्ते को नकार दिया। जिंदगी जीने के लिए अब कोई बहाना नहीं बचा, इसलिए मैं जा रही। आपकी निहारिका। हाँ सर, ये मैडम को तो मैंने ओखला ब्रिज पे छोड़ा था आधा घंटा पहले। ओखला ब्रिज? जी सर। सर वो औरत। क्यों बचाया आप लोगों ने मुझे? मर जाने दिया होता। आप जानती हैं ना, आत्महत्या करना कानूनन जुर्म है। जानती हूँ, लेकिन मेरे जो हालात हैं इसमें मेरे लिए जीना कितना मुश्किल है। इस बात के लिए हम आपको अरेस्ट भी कर सकते हैं। दिस इज अ वार्निंग टू यू। दोबारा ऐसी बेवकूफी वाली हरकत मत कीजिएगा। जा सकती हैं आप। मिस्टर सर, नजर रखो इस पर। ओके सर। हेलो, हमें ओखला के पुलिस स्टेशन से सब इंस्पेक्टर ठाकुर बोल रहा हूँ। एक लाश मिली है। क्या?
सर, आपके थाने से किसी तनुजा नाम की लड़की के फरार होने का अलर्ट आया था। हमको लगा शायद वही हो। इसकी गर्दन पर भी किसी धारदार हथियार से वार किया गया है मिश्रा, और अगर ऐसा है तो हो सकता है कि यह भी उसी तलवारबाज का काम हो। सर ये तो खाली। एक काम करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ओके सर। सर तनुजा की गर्दन पे किया गया वार बहुत कुछ वैसा ही है जैसे भल्ला के ऊपर किया गया था, लेकिन सर उसकी लाश के पास से मिला वो खाली पर्स, वो इस कहानी में कहीं फिट नहीं बैठता सर। सर उसके पर्स में ऐसा क्या रहा होगा जो कातिल चुरा ले गया? ये सोचो कि एक मेड अपने पर्स में क्या क्या रख सकती है। सर कुछ पैसे, बिंदी, लिपस्टिक या फिर पर्सनल डॉक्यूमेंट्स। हो सकता है कि तनुजा के पर्स में मिस्टर भल्ला के घर की चाबियां। चाबियां? मैं कुछ समझा नहीं सर। तनुजा बरसों से मिस्टर भल्ला के घर में काम करती थी, तो जाहिर है कि उसके पर्स में मिस्टर भल्ला के घर की चाबियों का एक सेट तो होगा ही। मुझे लगता है तनुजा का मर्डर मिस्टर भल्ला के घर की चाबियों के लिए ही हुआ है। क्या? कहाँ? ठीक है, तुम हॉस्पिटल पहुंचो, हम वहीं आ रहे हैं। ओके सर, कांस्टेबल का फोन था जिसको हमने निहारिका के पीछे लगाया था। देखिए निहारिका जी, हमारे लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि वो आदमी कौन था जिसने आप पर हमला किया। आप जानती थी उसको? देखा था आपने उसको? मैं तो अपनी गाड़ी का दरवाजा खोल रही थी, पता नहीं वो आदमी कहाँ से भागते हुए आया, और उसके अलावा मुझे कुछ भी याद नहीं। ठीक है, आप अपना ख्याल रखिएगा। चलो, पहले विजय, फिर तनुजा और अब निहारिका, इन तीनों का आपस में कनेक्शन है। इन तीनों मामलों में हथियार एक ही है, तलवार, और मुझे लगता है कि इन तीनों का हमलावर भी एक ही। हेलो, हाँ ओके सर, एक इन्फॉर्मेशन है सर। प्रियांशु मित्तल नाम का एक आदमी है, कराटे एकेडमी चलाता है सर। इस एकेडमी में तलवार चलाना भी सिखाया जाता है और ये खुद भी तलवार चलाने में माहिर है। पता लगाओ इस आदमी का भल्ला फैमिली के किस मेंबर से संबंध है। स्टूडेंट्स, क्लास डिसमिस। सिंह, तलाशी लो। मिस्टर प्रियांशु, आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। पूछिए। ये एकेडमी कितने सालों से चला रहे हैं आप? पिछले 3 सालों से। तो जितने भी स्टूडेंट्स आपके यहाँ आते हैं या फिर आ चुके, उनके रिकॉर्ड्स तो होंगे आपके पास? हाँ, रखते हैं। मैं देख सकता हूँ? आइए सर। या जितने भी रिकॉर्ड्स है सबको लेके थाने पहुँचो। तुम्हारी तलवार तो हमें मिली गई, अब फोरेंसिक से भी ये जल्दी ही पता चल जाएगा कि उसमें फिंगरप्रिंट्स और ब्लड इंप्रेशन किसके हैं। तो तुम खुद बोलोगे या हम बुलवाएं? हाँ, मैंने मारा, उसकी मेड को भी। किसके कहने पे मारा? वो चेहरा पसंद नहीं। और निहारिका पे अटैक क्यों किया तुमने? ऐसे दो लोगों की जान ले ली और मजाक लग रहा है तेरे को? मजाक लग रहा है तुझे? हाँ सर, 3 साल पहले शिवानी इस प्रियांशु के एकेडमी की स्टूडेंट थी सर। पूछताछ में पता चला कि शिवानी का इसके साथ भी चक्कर था। तुम्हें तलवारबाजी सीखने की क्या जरूरत थी? तलवार? मुझे तलवार नहीं चलानी आती। झूठ बोल रहे हो। प्रियांशु मित्तल को जानती हो? हाँ जानती हूँ, मेरा बॉयफ्रेंड पुनीत उसकी कराटे एकेडमी में था। हम रिलेशनशिप में थे और पापा के डर से मैंने वो कराटे क्लासेस ज्वाइन की थी। प्रियांशु मित्तल ने मिस्टर भल्ला और तनुजा का कत्ल किया है और उसने ये बात कन्फेस की है। हमें पूरा यकीन है कि वो अकेला नहीं था। असली कातिल तक तो हम जल्दी ही पहुंच जाएंगे, इसलिए तुम्हारी अगर कोई भी बात झूठी निकली तो वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। सर समझ नहीं आता शिवानी के अलावा ऐसा कौन हो सकता है जो प्रियांशु का दोस्त हो और भल्ला का दुश्मन।
ये जरूरी नहीं है मिश्रा कि वो उसका कोई दुश्मन ही हो, दोस्त भी तो हो सकता है। पर ऐसा कौन हो सकता है सर? निहारिका। लेकिन सर उसका रिकॉर्ड तो क्लियर है और उस पर जानलेवा हमला भी हुआ था। यही तो सोचने वाली बात है मिश्रा। प्रियांशु एक एक्सपर्ट मार्शल आर्टिस्ट है। अगर वो एक ही वार में भल्ला और तनुजा दोनों को मार सकता है तो फिर निहारिका के टाइम कैसे चूक गया? यही बात समझ में नहीं आ रही। रूम नंबर 2 में जो पेशेंट थी निहारिका, वो कहाँ गई? वो तो सर आज सुबह ही डिस्चार्ज हो गई। 2 दिन पहले ही उनकी प्लास्टिक सर्जरी हुई है और अब वो ठीक हैं। लेकिन उनका घाव तो इतना गहरा नहीं था कि प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ती। एक्चुअली सर उन्होंने कॉस्मेटिक सर्जरी कराई है चेहरे पर। उन्होंने डॉक्टर आहूजा से अपॉइंटमेंट कब ली? जस्ट अ सेकंड। सर ये तो मिस्टर भल्ला की मौत से ठीक 1 हफ्ते पहले की डेट है। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर निहारिका की फोटो के साथ रेड अलर्ट जारी करो। ओके सर। तिवारी, दिल्ली में हमारे जितने भी खबरी है सबको अलर्ट करो, सबको निहारिका की फोटो सर्कुलेट करो। तुम जानते हो कि तुम्हारा खेल अब खत्म हो चुका है, इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम सब सच सच बता दो। तुम्हारे कहने पे प्रियांशु ने भल्ला को मारा था ना? क्यों किया तुमने ऐसा? मैं विजय से प्यार करती थी, शादी करना चाहती थी मुझसे, लेकिन वो समाज और अपने बच्चों के डर से वो मुझे अपनाने को तैयार नहीं था। पूरे 1.5 साल इंतजार किया मैंने उसका। फिर मेरी मुलाकात प्रियांशु से हुई। प्यार हो गया था निहारिका से मुझे, लेकिन वो विजय ना तो उसे अपना रहा था और ना ही उसे छोड़ रहा। इस बात से वो बहुत परेशान थी, डिप्रेशन में जी रही थी और ये मुझको बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने एक आखिरी कोशिश की थी अपने प्यार को बचाने के लिए। अपना घर छोड़कर, अपने डैड से लड़कर मैं उसके घर जा पहुंची। सोचा था वो मेरा साथ देगा, लेकिन वो भी अपने बच्चों की तरह मुझे बेइज्जत करने लगा। तभी मेरा प्यार उसके लिए गहरी नफरत में बदल गया। मैंने सोच लिया मैं विजय को जान से मार दूंगी, लेकिन ये सब मैं अकेले नहीं कर सकती थी। और तनुजा को क्यों मारा? विजय के घर की चाबियों के लिए? विजय के घर में रहते हुए मैंने चाबियां पाने की बहुत कोशिश की, लेकिन विजय और उसके बच्चे इतने शातिर थे कि चाबियों को हाथ तक नहीं लगाने दिया उन्होंने मुझे। और तभी मेरी बात तनु से हुई। हर इंसान को अपने तरीके से अपनी पसंद से जीने का हक होता है, लेकिन विजेंद्र सिंह भल्ला ने अपने बच्चों को, उनकी चाहतों को समझकर उन्हें सही रास्ता दिखाने की बजाय अपने पिता होने के हक का गलत इस्तेमाल किया और अपने बच्चों को उस रास्ते पर चलाना चाहा जो उन्हें सही लगा। और नतीजा ये हुआ कि जीवन के जिस मोड़ पर उन्हें अपने बच्चों की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उनके बच्चों ने उनका साथ देने से इनकार कर दिया। वो अपने पिता के अकेलेपन को समझ ही नहीं पाए और जीवन में अकेले पड़ चुके मिस्टर भल्ला भी अपने बच्चों और समाज के खिलाफ जाकर निहारिका का हाथ थामने की हिम्मत नहीं दिखा पाए। और अपने बच्चों को ना समझ पाने के बाद निहारिका के प्रति अपने फर्ज को ना समझ पाने की वो दूसरी भूल कर बैठे, जिसने निहारिका के सच्चे और गहरे प्यार को उनके लिए नफरत में बदल दिया। जीवन के किस पड़ाव पर की गई हमारी कौन सी भूल कब हमारे सामने आकर हमें सजा देगी, इस बात की भविष्यवाणी करना आसान नहीं है। इसलिए बेहद जरूरी है कि हम जीवन के नियमों को समझें, उनका पालन करें और अपने उन रिश्तों को कमजोर होने की बजाय मजबूत बनाएं जो हमारे जीवन की असली पूंजी होते हैं। नाजायज रिश्ते, नाजायज तरीके कब किसी इंसान को गुनाह की दहलीज पर लाकर खड़ा कर देते हैं, इस बात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। सपने देखना, कामयाब होना, बेहतर जिंदगी पाना, यह हर किसी के लिए जायज है, लेकिन नाजायज हैं वो तरीके जो झूठ और फरेब की बुनियाद पर इख्तियार होते हैं। किसी और की मेहनत पर अपने उज्जवल भविष्य की कामना रखना रेत के उस महल की तरह से है जो समंदर की लहरों से कभी भी बिखर सकता है।
और ऐसी ही पहेली है हमारा आज का क्राइम पेट्रोल डायल 100 का एपिसोड, जिसमें किसी एक के फरेब ने कई लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल दिया। हेलो मुकेश गडकरी। ओ बोलते हैं। तेरी बेटी को हमने किडनैप किया है। फटाफट 2 करोड़ भेज, नहीं तो तेरी बेटी के टुकड़े करके भेजता हूँ। ए शाने सुन, ये फोन रख, समझा? और वापस इस नंबर पे फोन किया ना तो फोन के अंदर घुस के मारूंगा तुझे। ये फैशन के चोचले बंद कर, पढ़ाई पे ध्यान दे। दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है तू। क्या हुआ? अपनी लाडली बेटी को संभाल, वैसे भी माहौल खराब है आजकल। एक तरफ मुंबई के एक बहुत बड़े लैंड ब्रोकर मुकेश गडकरी को लगातार फोन आ रहे थे कि उसकी बेटी को किडनैप कर लिया गया है, लेकिन उसकी इकलौती बेटी उसकी आंखों के सामने थी। और जिस लड़की को उसकी बेटी समझकर किडनैप किया गया था, वो खुद ये बोले जा रही थी कि वो मुकेश की बेटी नहीं है। लेकिन किडनैपर उसका विश्वास क्यों नहीं कर रहे थे? आखिर कौन थी ये लड़की जिसे बंधक बनाकर रखा गया था? क्या वो वाकई में मुकेश गडकरी की बेटी थी या नहीं? और दूसरी तरफ था एक बच्चा जो बंद कमरे में अकेला तड़प रहा था और कोई उसकी देखभाल करने वाला नहीं था। आखिर ये माजरा क्या था और ये तीनों लोग आपस में किस तरह से जुड़े हुए थे? पता चला कौन लोग हैं और क्यों परेशान कर रहे हैं आपको? हेलो, आप प्लीज इन्हें पैसे दे दो, प्लीज, वरना ये लोग मुझे जान से मार देंगे। आप जानते नहीं ये लोग कितने खतरनाक है। 2 दिन से खाना तो गया, पानी तक भी नहीं पिया। ए शाने, सुना ना तूने? ए शाने, तू जो भी है ना सुन, ये नाटक बंद कर। तू एक पैसा नहीं मिलेगा तेरे को, तेरे बाप की हराम की कमाई नहीं है, मेरी मेहनत का पैसा ही है। और एक बात सुन, अगर फिर से फोन किया ना तो जहां है ना वहीं पर। साला पागल साला। देखिए, मुझे लगता है आपको इसे सीरियसली लेना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप पैसे दे दो, पर अगर वो अपनी बेटी नहीं है तो किसी और की बेटी तो है, उसकी जान खतरे में है, हमें पुलिस में इन्फॉर्म कर देना चाहिए। हेलो, मेरा तोहफा देखा तूने? निकल गई ना सारी अकड़। अब सुन, अगर पैसों का इंतजाम नहीं हुआ ना तो ऐसे ही इंस्टॉलमेंट में टुकड़े टुकड़े कर तेरी बेटी को तेरे पास भेजूंगा। कितने पैसे चाहिए? 2 करोड़। 2 करोड़? नोट कौन से ले आऊं? मतलब सीक्वेंस में नहीं होने चाहिए, राइट? और कहाँ पैसे पहुंचाने होंगे? किसी सुनसान जगह में। और मैं पुलिस को भी नहीं बताऊंगा, वरना तुम तो मेरी बेटी के टुकड़े कर दोगे। अरे वाह, तू तो बड़ा खिलाड़ी निकला, एकदम पहुंची हुई चीज है तू। अब सुन, पैसे कहाँ और कब लेके आने वो जगह मैं तुझे बताऊंगा, तू पैसों का इंतजाम कर। बिल्कुल, तुम जहां बोलोगे वहां पैसे पहुंचा दूंगा मैं। पैसे लाया? दे जल्दी। मेरी बेटी तुम दोनों के पास है ना? क्यों रे, तेरे को डाउट है क्या? नहीं, मुझे तो कोई डाउट नहीं है, पर शायद तुम दोनों को है, वही दूर करने आया हूं। मतलब? अंकल, ज्यादा शाना बन रहा है तू? जानता नहीं तो हम लोग को अभी। ए, तुम लोग क्या है तुम लोग? बढ़ देगा, डाल देगा, डाल देगा, बोलता है ना मैं, डाल देगा। आगे नहीं बढ़ने का।
अरे रुको, 2 करोड़ तो ले जाओ। इस केस में सवालों की लंबी लिस्ट थी। आखिर मुकेश पुलिस के पास ना जाकर इस मामले को इतना हल्का क्यों समझ रहा था, वो भी किडनैपर्स द्वारा कटी हुई उंगली का फोटो भेजने जैसे वाकये के बाद। देखने से तो यही लग रहा था कि मुकेश को उस लड़की की जान खतरे में होने का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। क्या मुकेश का और उस लड़की का कोई संबंध था? और दूसरी तरफ वो बच्चा कौन था जो अकेले ही तड़प रहा था, रो रहा था, खेल रहा था? इन दोनों कहानियों का आपस में कोई संबंध था भी या नहीं, और इसका अंत क्या होने वाला था वो तब सामने आता जब कोई इन सवालों के जवाब तलाश करता। लेकिन उसकी किसी को पड़ी ही नहीं थी, और इसी अनदेखी में एक दिल दहला देने वाला वाकया हुआ। मुकेश गडकरी? हाँ, मेरे पापा हैं। उनका कुरियर आया हुआ है। क्या? अरे काय झालं? वो चिल्ला रही हो दोनों माँ बेटी मिलकर। वही मर गया क्या जो? हेलो, क्या हुआ? सांप सूंघ गया तेरे को? अरे तूने ही मजबूर किया है सब करने को मेरे को। देख, तेरे को पहले मैं फोटो भेजा था ना उंगली का, तेरे को समझा नहीं, इसलिए पार्सल करके मैंने तेरे को डायरेक्ट उंगली भेज दिया। अभी भी सुधर जा, पैसे भेज फटाफट, नहीं तो अगली बार मुंडी भेजूंगा, समझा? गडकरी साहब, पिछले 2 दिन से आपको रैंसम के कॉल्स आ रहे हैं और आप अब आ रहे हैं हमारे पास। माना कि आपकी बेटी किडनैप नहीं हुई, लेकिन किसी लड़की की जान खतरे में है। इस बात से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे लगा कि कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है, इसलिए। आपको किडनैपर्स लगातार 2 दिन से कॉल्स कर रहे हैं। लड़की की आपको आवाज सुनाई गई, यहाँ तक कि उंगलियां काट के उन्होंने भेज दी। तब भी आपको ये लगता है कि वो मजाक कर रहे हैं। अगर आपकी खुद की बेटी होती तब भी आपको ये लगता कि मजाक कर रहे हैं। आपकी लापरवाही की वजह से एक लड़की की जान खतरे में। डू यू अंडरस्टैंड? सॉरी साहब, पर मैंने इतना सब कुछ सोचा नहीं। यही प्रॉब्लम है, ज्यादातर लोग अपने जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज नहीं निभाते। वो नंबर बताइए जिससे आपको फोन आया था। सर, वो हमेशा अलग अलग नंबर से फोन करता था। मला वाटलं कोई मजाक कर रहा है, इसलिए मैंने नंबर सेव नहीं किया। पर हाँ, ये वो नंबर है जिससे लास्ट रैंसम कॉल आया था। यांचा मोबाईल सर्व्हरला टाका आणि यांचे कॉल रेकॉर्ड्स पण काढा। अब अगर आपको किडनैपर्स का फोन आता है तो आप सबसे पहले हमें इन्फॉर्म करेंगे, समझे आप? हो साहब, आइए मेरे साथ। राणे, ट्रेस करो वो कुरियर कहाँ से और किसने भेजा। सर, मुझे लगता है कि हमें मुकेश के ऊपर भी नजर रखनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वो ये लापरवाही जानबूझकर कर रहा हो। और सबसे पहले हमें ये भी पता करना चाहिए कि अगर मुकेश की बेटी उसके घर पर ही है तो किडनैपर उसे रैंसम कॉल क्यों कर रहा है। राणे, केस हमारे लिए बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि ना ही हमारे पास लड़की का चेहरा है और ना ही कोई आइडेंटिफिकेशन। लड़की कौन है, कहाँ से है, क्या करती है, हमें कुछ नहीं पता। सिर्फ इतना पता है कि किडनैपर समझते हैं कि वो मुकेश गडकरी की बेटी है। अब हमें ये पता करना होगा कि क्या वाकई मुकेश गडकरी का उस लड़की से कोई संबंध है या फिर किडनैपर्स को गलतफहमी हुई। किडनैपर्स किसी भी हद तक जा सकते हैं। मुकेश पे दबाव बनाने के लिए वो लोग ऑलरेडी लड़की की उंगलियां काट चुके हैं। लड़की की लाइफ डेंजर में रहने। इट्स अ बिग चैलेंज फॉर अस। निशा, काकी, आपने मिथिला को देखा क्या? मिथिला को? हाँ। नहीं रे, उसे तो कई दिनों से मैंने देखा ही नहीं था। अच्छा, और मेरा बच्चा, मेरा मुन्ना? नहीं, मुन्ना को भी नहीं देखा मैंने। लेकिन हुआ क्या है निशा?
ये पार्सल तुम्हारे सेंटर से कुरियर किया गया है? जी सर। जिस आदमी ने ये पार्सल भेजा, क्या तुम उसे पहचानते हो? सर ऐसा तो मैं नहीं कह सकता है, क्योंकि यहाँ पे दिन में 1000 लोग आते कुरियर करने। देखो, ये पार्सल एक किडनैपिंग केस से जुड़ा हुआ है। तुम्हें कोई भी ऐसी चीज याद है जो तुम्हें संदिग्ध लगी हो? हाँ सर, याद है। वो आदमी चेंज लेना भूल गया था। मैं थोड़ी देर उसकी राह भी देखी थी। जब वो नहीं आया तो उसने मुझे जो कांटेक्ट नंबर दिया था, मैंने उस पर फोन ट्राई किया, लेकिन वो स्विच ऑफ बता रहा था। अगर हम उस आदमी का स्केच बनवाते हैं तो तुम उसका हुलिया बता सकते हो? हाँ जरूर सर। यही था वो? हाँ सर, लगभग ऐसे ही दिखता। ठीक है राणे, ये स्केच मुंबई और पुणे के सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करवा दो, और एक बार चल के मुकेश और उसके परिवार को भी दिखा दो। आप पहचानते हैं इसे? जी नहीं। आप लोग जरा गौर से देखिए, किडनैपर्स में से ये एक है। सर मैं सच कह रहा हूँ, मैंने पहले इसे कभी नहीं देखा। मुकेश जी, आपके हिसाब से किडनैपिंग के साथ में आपकी कोई लिंक नहीं, फिर लोग बार बार रैंसम के लिए आपको ही कॉल क्यों कर रहे हैं? क्यों उसको आपकी बेटी बता रहे हैं? है कौन वो लड़की? सर मुझे नहीं पता, मैं खुद परेशान हो चुका हूँ। क्या वो वाकई उसकी बेटी थी, या फिर वो किडनैपर्स की किसी बड़ी गलतफहमी का शिकार हुई थी? और वो बच्चा जो मुंबई की एक चौल के कमरे में बंद था, वो अचानक कहां गायब हो गया था? उसकी मां निशा बच्चे को किसी मिथिला के पास महफूज छोड़कर गई थी। कौन थी ये मिथिला और इस वक्त कहां थी? क्या उसी ने बच्चे को गायब किया था, या फिर बच्चा और मिथिला किसी अनहोनी का शिकार हो चुके थे? मुकेश गडकरी को रैंसम कॉल तूने किए थे ना? कौन गडकरी साहब? मैं किसी गडकरी को नहीं जानता साहब। मैं बीवी बच्चे वाला आदमी हूँ। ये किडनैपिंग मैं क्यों करूंगा साहब? ये नंबर तेरा ही है ना? ये नंबर मेरा नहीं है साहब। तो किडनैपर के पास तुम्हारा नंबर कैसे आया? मुझे क्या मालूम साहब, मैं अनपढ़ आदमी हूँ साहब, मजदूरी करके अपना पेट पालता हूँ साहब। सर, इनका 1.5 साल का बच्चा गायब हो गया। सर सब जगह देखा, कहीं भी नहीं मिला। आप बैठिए। आप लोग ये बताइए कि आपका बच्चा कब गायब हुआ? सर, मैं फिल्म लाइन में हेयर ड्रेसर का काम करती हूँ। अभी 3 दिन पहले लोनावला में मेरा 1 दिन का शूट था, तो मैं मेरी सहेली मिथिला, जो चौल में हमारे घर के ऊपर वाले माले पर रहती है, उसके पास अपना बच्चा छोड़ कर गई थी। लेकिन सर, शूट 1 दिन की जगह 2 दिन और बढ़ गया। और सर, जब आज 3 दिन बाद मैं घर वापस आई तो देखा मेरा बच्चा और मिथिला दोनों गायब हैं। आपके पास दोनों की कोई फोटो तो होगी ना? हाँ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके बच्चे को मिथिला ने किडनैप किया? आप लोगों के पास कोई रैंसम की कॉल तो नहीं आई ना? सर, हमारे बच्चे को अगवा करके किसी को क्या मिलेगा? हम कोई अमीर आदमी नहीं है। वो तो मुन्ने को बहुत प्यार करती थी। बाबू, ये देखो मौसी क्या लाई। ये देखो कपड़े भी लेकर आई हूँ। पागल है क्या तू? हाँ, इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है? ओफो, मेरे और बाबू के बीच में कुछ मत बोलो। सर, मिथिला तो मुन्ने को अपने बच्चे की तरह मानती थी। आप तो शूटिंग पे थे, लेकिन आप कहाँ थे? सर, मैं अपनी कंपनी के काम से बड़ौदा गया था। मैंने इसे बोला मैं वापस आ जाता हूँ। इसने बोला नहीं, बच्चे को मिथिला संभाल लेगी, और मैं इसकी बात मान गया। सर, मेरे बच्चे को और मिथिला को ढूंढ दीजिए। अगर मेरा बच्चा नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी। आप फिक्र मत कीजिए, हम जल्दी ढूंढ निकालेंगे। सर, जिन नंबरों से मुकेश को रैंसम कॉल किए गए हैं वो सारे फेक आईडी पर खरीदे गए हैं, और किसी भी नंबर का दोबारा इस्तेमाल नहीं हुआ। ये सारे नंबर लगभग 1 महीने पहले खरीदे गए हैं। सबसे अहम बात यह है कि पुणे के आउटस्कर्ट्स एरिया से सारे कॉल किए गए हैं, क्योंकि सबके मोबाइल टावर अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब है कि ये किडनैपर्स जो है वो नौसिखिए नहीं है, बल्कि प्रोफेशनल्स हैं। ताज्जुब की बात यह है कि इनको ये नहीं पता कि ये मुकेश की बेटी नहीं है, या फिर मुकेश ने हमसे कोई इन्फॉर्मेशन छुपाई है। राणे, एक काम करो, पुणे और आसपास के सारे पुलिस स्टेशन में ये पता करो कि कोमल के एज ग्रुप की कोई लड़की मिसिंग है क्या, क्योंकि इस केस में 2 पॉसिबिलिटीज हैं। या तो किडनैपर्स ने गलत लड़की उठाई है, या फिर मुकेश की कोई नाजायज औलाद है जिसके बारे में किसी को नहीं पता, और उसके जीने या मरने से मुकेश को कोई फर्क नहीं पड़ता।
मधुरा कहाँ है? ऐसा तो किसी को नहीं देखा साहब, पर पता करता हूँ मैं इसके बारे में। जल्दी कर ले अब्दुल, लड़की अभी भी उनके कब्जे में है। हाँ साहब। सर, हमने पूना और उसके आसपास के सभी पुलिस स्टेशन में इंक्वायरी की, लेकिन 3 दिन पहले कोमल के एज ग्रुप की किसी भी लड़की की कोई मिसिंग कंप्लेंट दर्ज नहीं है। मुकेश की इंक्वायरी में कुछ सामने आया? सर, उसके कॉल रिकॉर्ड हमने दोबारा से चेक किए। किडनैपर के अलावा मुकेश की कॉल रिकॉर्ड में ज्यादातर उससे बिजनेस से रिलेटेड ही कॉल्स किए गए। पर हाँ, एक हेमा नाम की औरत का नंबर मिला है जिस पर मुकेश की अच्छी खासी आउटगोइंग और इनकमिंग कॉल्स है। हेमा? साहब ये हमारा घर? हाँ, और वो ऊपर मिथिला रहती है। तावड़े सर, इस घर की अच्छी तरह से तलाशी लो। तावड़े सर, ये तो मिथिला का पोर्टफोलियो है। सर, कुछ नहीं मिला। साहब, मैंने ना मिथिला को देखा है ना उसके बच्चे को देखा है। इतनी बड़ी चौल में किसी ने उसे आते जाते नहीं देखा। साहब, 3 दिन पहले चौल से बाहर जाते हुए मैंने तो उसे देखा था, पर मालूम नहीं वो वापस आई भी या नहीं। जब 3 दिन पहले आपने मिथिला को जाते हुए देखा था तो उसके साथ में कोई छोटा बच्चा भी था क्या? नहीं साहब, बच्चा नहीं था, पर बच्चे की रोने के बाद मिथिला के जाने के बाद ही आ रही थी। आपको क्या लगता है बच्चे की किडनैपिंग मिथिला ने की होगी? नहीं साहब, वो तो बहुत अच्छी लड़की थी, मुंडा से बहुत प्यार करती थी। तावड़े, पूछताछ से तो यही लग रहा है कि मिथिला ने शायद बच्चे की किडनैपिंग नहीं की। उसने नहीं किया तो किसने किया? तेरी सहेली है ना वो, हमेशा बोला था ना तेरे को कि बच्चा किसी के पास छोड़ के मत जाना। अरे माँ बाप से ज्यादा अपने बच्चे की कोई देखभाल कर सकता है, लेकिन तू नहीं समझी। पता नहीं कहाँ होगा, किस हाल में होगा, कुछ खाया भी होगा कि नहीं। और तुम मुझे मिस्टर गडकरी, ये हेमा कौन? कौन हेमा सर? मैं इस नाम से किसी को नहीं जानता। चलिए मैं बता देता हूँ हेमा कौन है। हेमा वही है जिससे आप घंटों फोन पे बातें करते हैं, हफ्ते में 4-4 दिन उसके घर जाते हैं। इसका गवाह है उसकी बिल्डिंग का सीसीटीवी। अब याद आया हेमा कौन है? अब ये बताओ कि उसके साथ तुम्हारा रिश्ता क्या है? सर, हम दोनों के बीच संबंध है, मतलब हमारी शादी नहीं हुई, पर वो मेरी बीवी की तरह ही है। उससे तुम्हें एक बेटी भी है। कहीं तुम्हारी यही बेटी तो किडनैपर्स के पास नहीं है? सोसाइटी के डर से तुम ये कबूल नहीं करना चाहते। तुमने ये बात हमसे भी छिपाई, क्योंकि ये बेटी तुम्हारी जिए या मरे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई साहब, फर्क पड़ता है। मैंने चेक भी किया, मधुरा सेफ है लोनावला में अपने हॉस्टल में, और वो सिर्फ 12 साल की है। सर, हमने क्रॉस चेक किया, मुकेश सच बोल रहा है। उसकी बेटी मधुरा लोनावला के एक हॉस्टल में ही है, उसकी उम्र 12 साल की है। सर, हमने अपने तरीके से भी मुकेश से पूछताछ की, लेकिन कुछ खास हाथ नहीं लगा। मैं सच बोल रहा हूँ, हेमा और मेरी बेबी कालिंदी के अलावा मेरी जिंदगी में कोई दूसरी औरत नहीं है साहब, और कोमल और मधुरा ही मेरी बेटियां हैं। खरा सांगतो साहब, सच बोल रहा हूँ मैं। तो फिर वो लड़की कौन हो सकती है जिसे किडनैपर्स ने मुकेश की बेटी समझ के उठा ली? मुकेश से उसका क्या लेना देना? सर, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास ना ही उसकी कोई पहचान है, ना ही उसके बारे में कोई जानकारी, जिसके बिना पर हम उसे ढूंढ सकें। अब अगर आपको किडनैपर्स का फोन आता है तो उनसे कहिए कि आपको उनकी हर शर्त मंजूर है, और उनसे कहिएगा कि इस बात की तसल्ली के लिए कि लड़की ठीक है, लड़की का एक वीडियो बना के भेजें, जिससे उसकी तलाश करने के लिए हमें उस लड़की का चेहरा मिल जाए। ओ साहब। ओके, थैंक यू। सर, जिस लड़की की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई है उसका आइडेंटिफिकेशन हो गया है। उस लड़की की 2 जगह पर मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई है, एक लोअर परेल पुलिस स्टेशन में और दूसरी सोलापुर के बार्शी पुलिस स्टेशन में। किस किस ने कंप्लेंट लिखवाई? सर, मुंबई के लोअर परेल पुलिस स्टेशन में जिस लड़की ने कंप्लेंट दर्ज की है उसका कहना है कि वो उस लड़की की पड़ोसन है, और बार्शी के पुलिस स्टेशन में जिस औरत ने कंप्लेंट दर्ज की है उस औरत का कहना है कि वो उसकी माँ है। राणे, ताबड़तोब या दोघींना पुलिस स्टेशनला बोलावूंगे। ओके सर। इसे पहचानती हैं आप? हाँ साहब, ये मेरी बेटी मिथिला है साहब। सर, ये मेरी फ्रेंड है। इसके बारे में कुछ पता चला? ये कहाँ है? आपकी बेटी को किसी ने किडनैप कर लिया है। क्या क्या? और सब मेरा बच्चा, कहीं उसे भी किसी ने
देखिए, आपके बच्चे के मिथिला के साथ होने के चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि किडनैपर्स ने अभी तक किसी बच्चे का जिक्र नहीं किया। वो तो यहाँ मुंबई आई थी एक्टिंग करने के लिए। आपकी बेटी का नाम मिथिला मुकेश गडकरी है ना? नहीं साहब, मेरी बेटी का नाम मिथिला सुरेश मार्शिकर है। हाँ सर, उसका नाम मिथिला मुकेश गडकरी है। हमारे चौल में सब उसे इसी नाम से जानते हैं। निशा के मुताबिक लड़की का नाम मिथिला मुकेश गडकरी है, जबकि उसकी माँ का कहना है कि उसका नाम है मिथिला सुरेश बार्शिकर। राणा, इस लड़की के नाम के पीछे कुछ तो है जिसका हमें पता लगाना होगा। मिथिला, मेरी बात सुन बेटा, तू यहीं रह के कुछ काम देख ले। इतने बड़े शहर में तू क्या करेगी? हाँ ओफो माँ, तुम डर भी रही हो और इतना सारा सामान भी दे रही हो। अरे वजन हो जाएगा, कैसे लेकर जाऊंगी मैं? आज तुझे मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। कल जब वहां मां नहीं होगी ना तुम्हारे साथ, तब इन्हीं चीजों में तू मुझे ढूंढेगी। मुझे पता है तू अपने खाने पीने का ख्याल नहीं रखने वाली है। माँ, मैं तुझे बहुत मिस करूंगी। पता है, वहां मुझे बिना बोले समझने वाला कोई भी नहीं होगा। तभी तुम्हें बोल रही हूँ ना, फिर एक बार सोच ले, यही रुक जा। माँ, मुझे जो करना है वो यहाँ पे नहीं हो सकता। मेरा करियर मुंबई में है। मुझे एक कामयाब इंसान बनना है, खूब नाम कमाना है, खूब पैसे कमाने हैं। ऐसे रोते हुए मत भेजो ना, खुशी खुशी भेजो। ठीक है, अगर तेरी यही इच्छा है तो तू जा। मैं जानती हूं तेरे सारे सपने पूरे होंगे। तू बहुत बड़ी कलाकार बनेगी। गणपति पापा तेरी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे। हाँ साहब, ये लड़की मिथिला मुकेश गडकरी के नाम से मेरे यहीं पे रहती थी भाड़े से। सब ये मेरा घर है, यहीं पे रहती थी वो सब। और ये देखिए, ये एग्रीमेंट जो है ना भाड़े का, उसमें यही नाम है। ये मिथिला लड़की कैसी है? सब बड़े बाप की औलाद है, कैसी रहेंगी? थोड़ी लापरवाह है और भाड़ा भी टाइम से नहीं देती थी, लेकिन मैंने उसको कभी कुछ बोला नहीं। क्यों? सब मुकेश गडकरी की लड़की है, बड़ा आदमी है वो। इस लड़की को पहचानते हो? हाँ, ये तो मिथिला है, यहीं पर रहती है। पूरा नाम क्या है उसका? का मिथिला मुकेश गडकरी है। मुकेश गडकरी इतना बड़ा आदमी होने के बावजूद उसकी बेटी ऐसे एरिया में रह रही है। आप लोगों ने उसे पूछा क्यों नहीं? बड़े आदमी के चौथले साहब, सुना है कुछ फिल्म में काम कर रही है, उसमें गरीब का रोल मिला है उसको। गरीब आदमी कैसे रहता है ये देखने के लिए इधर आइए साहब। हाँ सर, मिथिला को सबसे पहले चांस मैंने ही दिया था। अमीर बाप की बेटी थी, कास्ट करते समय बोली कि उसका बाप थोड़ा बहुत फाइनेंस कर देगा। मैंने भी सोचा कि उसके बाप के पैसे से पिक्चर बना लेंगे, लेकिन कहाँ सर, वो तो मेरे पैसे लेकर भाग गई। सर, ये मिथिला तो खुद एक फ्रॉड निकली। किसी बड़े आदमी का नाम इस्तेमाल करके उसकी बेटी बनकर ये लोगों को बेवकूफ बना रही है। लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि ये खेल उसे कितना महंगा पड़ सकता है। हो सकता है कि किडनैपर को भी यही लगा हो और इसीलिए उसने उसे उठा लिया और रैंसम कॉल गडकरी को करने लगा। अजीब बात यह है कि मिथिला और निशा के बच्चे के गायब होने की किसी को भनक तक नहीं लगी। सर, मेरे गले से एक बात नहीं उतर रही है कि मिथिला यूं ही मुकेश गडकरी का नाम यूज नहीं करेगी। मुझे तो लगता है इन दोनों में जरूर कोई संबंध है। मुकेश गडकरी क्यों? शहर में और भी तो बड़ी हस्तियां हैं। वहिनी, मिथिलाने तुम्हाला मनी ऑर्डर पाठवली आहे। हे घ्या, याच्यावर अंगठा लावा। हेलो हेलो माँ, आपको पैसे मिल गए? हाँ बेटा, मिल गए। ये मेरी पहली कमाई है। माँ, आपको जो भी अच्छा लगे ना, आप इन पैसों से ले लेना, ठीक है? ठीक है बेटा, तू हमेशा ऐसे ही खुश रहे। मैं चाहती हूँ कि तू बहुत बहुत तरक्की करे। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ। अपना ख्याल रखना। आप भी ध्यान रखना। सर, सुशीला साहब, मेरी बेटी का कुछ पता चला? देखिए, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, जल्दी पता चल जाएगा। आप किसी मुकेश गडकरी को जानती है? मुकेश गडकरी? कांदिवली ठाकुर कॉम्प्लेक्स में रहते हैं। जमीन खरीदवाना बिकवाना वो काम करते हैं, ब्रोकर है। हाँ साहब, मैं जानती हूँ उनको। मैं 10-12 साल पहले मुकेश साहब के यहाँ काम करती थी साहब। 2 साल मैंने उनके यहाँ काम किया है, लेकिन मेरे मर्द ऑफ होने के बाद मैं गाँव वापस चली गई। मिथिला तब कितने साल की थी? 10-11 साल की होगी साहब। इसका मतलब है कि मिथिला ने बचपन में ही मुकेश गडकरी का नाम, उसकी इज्जत और उसका रुतबा देखा था, जिसका उसने फायदा उठाना चाहा जब वो एक्ट्रेस बनने के लिए मुंबई आई। लेकिन उसकी यही सोच उसको भारी पड़ गई, क्योंकि बाकी लोगों के साथ साथ किडनैपर्स ने भी यही समझ लिया कि वो मुकेश गडकरी की बेटी है।
सलाम साहब, जिस आदमी की स्केच दी थी आपने, वो आदमी रेड लाइट एरिया में दिखा है और किसी लड़की को बेचने की बात कर रहा है। और हाँ साहब, उस लड़की के हाथ की उंगलियां भी कटी हुई हैं। सलाम साहब। इसका मतलब है कि किडनैपर्स को पता चल गया कि मिथिला मुकेश गडकरी की बेटी नहीं है और अब वो मिथिला को बेच के जितना पैसा हाथ लगे कमाना चाहते हैं। राणे तैयारी करो, अब की बारी लोग बचने नहीं चाहिए। ओके सर। तुम्हारी चौल की एक औरत निशा का बच्चा गायब है। तुम्हारी दुकान चौल के एंट्री पर है। क्या तुमने किसी को बच्चा ले जाते हुए देखा है क्या? नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं देखा, मगर साहब उसको एक बार जरूर खटकी है। कौन सी बात? वो निशा की पड़ोसी है ना, उर्मिला काकू, उनका कोई बच्चा नहीं है। वो दिन वो बच्चे का सामान, डायपर, खाने पीने की चीजें लेकर गई। तभी मैंने उससे पूछा ये किसके लिए, तभी मुझे वो बोली मेरे बेटी के बच्चे के लिए, जबकि साहब उसकी बेटी कई महीनों से यहाँ आई नहीं है। गलती नहीं होनी चाहिए राणे, वो लड़की हमें किसी भी हाल में मिलनी चाहिए। पोजीशंस ले लो। चाहिए सर। घर की अच्छी तरह से तलाशी लो। उठाओ इन सबको। सर, ये खिलौने मिले। चल बता, बच्चे को कहाँ छुपाया है? साहब, कौन सा बच्चा और आप किस बच्चे की बात कर रहे हैं? साहब, मैं कुछ समझा नहीं। चावड़े, चल समझा इसे। ये देख तेरे कॉल रिकॉर्ड। सुरेश मिश्रा नाम के आदमी से तू लगातार बात करता है। जानता है ना वो क्रिमिनल है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग के केस में वो वांटेड है। और जब से निशा का बच्चा गायब हुआ है, तब से तो उस वांटेड सुरेश मिश्रा से लगातार टच में है। अब आगे की कहानी तो खुद बताएगा, क्योंकि अगर हम तेरे से पूछेंगे तो बड़ा अफसोस होगा तुझे बाद में। बोल। राणे, ए, रुक। शक्ल देगा इसकी। कौन है तू? तेरे को क्या मतलब? पुलिस। अरे साहब, ये यहीं की लड़की है, अभी अभी कस्टमर के पास से ही वापस आई है। हाँ साहब, चेहरा बाबा इसे। लड़की को किडनैप करेगा? मिथिला, मिथिला, किसी को मुझे माफ कर दो। कामयाब इंसान मछली की सिर मार दी मैंने मुकेश गडकरी का नाम ले लिया और झूठ बोलने की ये सजा पाई। मिथिला, जिसने तुम्हें किडनैप किया था उसे जानती हो? साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से हमारा बच्चा हमें मिल गया। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। उम्मीद तो मैंने भी छोड़ दी थी। मिथिला, पर वो कहते हैं ना, उम्मीद पे दुनिया कायम है। और आपको थैंक यू नहीं, सॉरी बोलना चाहिए। मैंने मिथिला को उठाया था। वो तो तेरी बीवी की सहेली थी ना, तुम्हारे घर में मदद करती थी, तुम्हारा बच्चा संभालती थी, फिर क्यों किया तूने ऐसा?
क्योंकि वो मुकेश गडकरी की बेटी थी। मुझे लालच आ गया था जल्दी पैसा कमाने का, इसलिए उस दिन मुझे मौका मिला और हेलो। हाँ मिथिला, मैं गौतम बोल रहा हूँ। हाँ दादा। अरे जो मेन रोड के बाहर जो कॉफी शॉप है ना, उधर आज मेरे दोस्त का जानकार प्रोड्यूसर बैठा हुआ है उधर। बस 5 मिनट के लिए अपनी शक्ल दिखा के चली जाए। पर दादा, बाबू तो अकेले हैं घर पर। थोड़ी देर की बात है, बाहर से दरवाजा बंद करके आ जा। अरे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी तुझे। अच्छा ठीक है। मेरे लोगों ने उसे उठा लिया। अच्छी जिंदगी जीना सबका हक है, लेकिन किसी दूसरों के पैसों पे नहीं, गुनाह के रास्ते पे चल के नहीं। और अगर ये बात तेरी समझ में आ गई होती ना, तो इस वक्त तू अपने बीवी बच्चे के साथ होता। अब जेल में सड़। सर एक मुकेश गडकरी का नाम इस्तेमाल करने की धोखाधड़ी ने मिथिला के जीवन को खंडित कर दिया और गौतम के अपने परिवार को गलत तरीकों से अच्छा जीवन देने की धारणा ने उसे अपने परिवार से दूर रहने की सजा इनाम में दिलवाई। गौतम को मिथिला को अगवा करने के लिए और निशा के पड़ोसियों को उसके बच्चे को अगवा करने और बेचने के लिए गिरफ्तार किया गया। फिलहाल ये सभी जुडिशियल कस्टडी में है। याद रखें, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ मेहनत और ईमानदारी से नसीब होती है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।